लाइव हो गया। तो फिर एक बार हम सब एक दूसरे को नमस्कार कर लें। आप सब इसको कहते हैं अंजलि मुद्रा। इसको क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध की ना बहुत सारी मुद्राएं हैं, उसमें एक अंजलि मुद्रा भी है। जब हम मूर्ति कला की बात करेंगे हम, ठीक है, तो जब भी मैं क्लास में हूं आप लोग अंजलि मुद्रा में रहा करिए आप लोग, ठीक है ना? मैं प्रणाम के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं अंजलि मुद्रा के लिए कह रहा हूं आपको, ठीक है? भगवान बुद्ध की ना बहुत सारी मुद्राएं हैं, जैसे ध्यान मुद्रा है, अभय मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा है, उसी में एक अंजलि मुद्रा भी है। समझ में आ रही है ना बात सभी को? तो जब भी कोई टीचर क्लास में आप लोग अंजलि मुद्रा में, कोई पूछे ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? सर हम लोग अंजलि मुद्रा में रहते हैं। ऑनलाइन बच्चों को भी दोपहर का नमस्कार, और हम लोग अब बातचीत शुरू करते हैं। अब छोड़ दो अंजलि मुद्रा, ठीक है? हम लोग कल अभी बात कर रहे थे मौर्य काल में अभिलेख के ऊपर, ठीक है? मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, और अभिलेखों का ना जो प्लेस है मैप पे लोकेटेड है। रामशरण शर्मा जी की किताब में आप लोग उसको भी कभी कभी देखिएगा। जो जो काम का मैप लगते जाए उसको जेरोक्स करा के अपनी कॉपी में चिपकाते जाइएगा, ताकि जब भी पढ़े, से मान लीजिए महाजनपद वाला हमने कहा आपको, ठीक है, जितने प्रमुख मैप हो ना कॉपी में चैप्टर के साथ चिपका लेंगे ना, जब जब चैप्टर पढ़ रहे हैं मैप भी वहीं रहेगा आपके। वो थोड़ा सा मैप देख लिया, देखने का क्या तरीका कुछ भी नहीं, बस उसमें आंख गड़ाए रखिए, आप अपना आंख टिकाए रखिए उसमें, आप दोनों आंखों को उसमें बस देख रहे हैं, वो अपने आप छपने लग जाता है दिमाग में। देखो 10वीं आप सब पास करके आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के ही आए हो, क्लियर ना? 10 तक हम सब थोड़ा बहुत सीखते हैं। और मौर्य काल में हम लोग अभी अभिलेख पे चर्चा कर रहे थे, और अभिलेख को हमने अशोक कालीन अभिलेख पे हम लोग बात कर रहे थे, है ना? सम्राट अशोक के अभिलेख पे बात कर रहे थे। ये अभिलेख 3 हिस्सों में हमने बांटा था सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शिलालेख पे बातचीत जारी थी आपसे। शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट, ठीक है? और शिलालेख भी 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, मेजर रॉक एडिक्ट, सेपरेट रॉक एडिक्ट, और माइनर रॉक एडिक्ट। बृहद शिलालेख, पृथक शिलालेख, और लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख की जब हम बात कर रहे थे आपसे हम, तो कल जो आपसे बात की गई थी बृहद शिलालेख में, हमने कहा था 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और इसमें कितने आदेश हैं? 14 आदेश, ठीक? वो कौन कौन से 8 स्थान है? वो 8वें स्थान आपको ध्यान रखने हैं, नाम, ठीक है? तो वो जितना याद रहे, अभी जैसे कोई चीज आपको कंप्लीट याद रखना हो मान लो, है ना, और फैक्चुअली आपको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा, तो ऐसा भी नहीं कि अब एकदम से हर समय उसको पूरा याद ही रखना, ढोते रहना है। मतलब कोई एक दो नाम आपको बड़ा सूट करेगा, अच्छा सा लगेगा जैसे, तो वो ध्यान रह जाता है। पढ़ते 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 आप जब जब रिवीजन करिएगा ना, जहां जहां आपको याद करना उसको चिन्हित करिए आप, और जो बार बार आप भूलते हैं उसको चिन्हित करिए, उसको अलग से नोट कर लीजिए आप कहीं किसी पेज वगैरह पे, जहां पढ़ते हैं वहां किसी सामने दीवार वगैरह पे चिपका दीजिए उसको आप। हर वैसी चीज को आलस केवल नहीं करना है, और आप चिपका के छोड़ दीजिए आप बोल्ड लेटर में। आते जाते बस पढ़ते रहिए, एक समय ऐसा होगा कि अपने आप दिमाग में वो बैठ जाएगा। हर जगह चिन्हित करते जाना, हड़प्पा में कौन कौन सी बात आप मिस कर रहे हैं, वैदिक में कौन कौन सी बात मिस कर रहे हैं, चिन्हित करते जाइए, चाहे दीवार पे जितना लिखना पड़े, ठीक है? करते जाइए, एक समय के बाद जरूरत नहीं पड़ती है देखने की। बहुत लोग कुछ थर्मोकोल वगैरह लगा देते हैं उस पर, वो उसको पिनअप कर देते हैं, उसके ऊपर कुछ और पिनअप कर दिया, उसके ऊपर और एक चीज को छोड़ा, याद हो गई, फिर कुछ और पिनअप उसी पे रहने देते हैं वो, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को तो हमने देखा जिनको वॉशरूम में टाइम बिताने, वॉशरूम में भी चिपका देते हैं लोग, वो थोड़ा ज्यादा है, वैसा काम मत करिएगा। हाँ, एक लड़का पिछली बार आईएएस था, उसका एक इंटरव्यू में देख रहा था मैं। हम तो जहां जहां बैठते थे, जैसे किचन में खाना बनाते थे तो किचन में चिपका हुआ था। अब गैस के सामने रिस्क क्यों ले रहे हो? मत लो रिस्क, उतना भी क्या पढ़ना है, ठीक है? 2 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब, है ना? तो मतलब हमने कहा ये ज्यादा है बच्चा, लेकिन वो कैसे सोशल मीडिया वाले सब चलते हैं, यूट्यूबर बहुत सारे हो गए हैं, तो वो उसका वॉशरूम भी दिखा रहा है कि नोट से रंगा हुआ है पूरा वॉशरूम उसका।
दिखाया उसने, मतलब नजर पड़ गई थी, ठीक है। मैं कहा अच्छा ये क्या कह रहा है वॉशरूम वगैरह, देखें क्या करता था वॉशरूम में। तो देखिए उस पर मतलब तो ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी भी आती रहती है। तो याद हो जाएगा, नो नीड टू बी पैनिक। ठीक है, याद हो जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें ना गुच्छ में होती हैं एक जगह, मतलब अचानक से 12-15 इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा आपके ऊपर। डोंट पैनिक, लीजिए और फिट कर दीजिए उसको। आते जाते प्यार से उसको देखिए, मुस्कुराइए, बोलिए। बैठोगे दिमाग में नहीं बैठोगे, ठीक है। क्यों भेजा फ्राई कर रहे हो, 2-4 बार बात करिए, वो अपने आप बोलेगा रुको मैं आ रहा हूँ, है ना। और ट्रांसफर हो जाएगा। होता है ऐसा। फिर जैसे इसमें हर आदेश की कुछ कुछ बातें हैं, पहला आदेश, दूसरा आदेश, 14 आदेश तक, ठीक। तो हम वैसे क्रम से ही आपको बता रहे थे, बट ये नहीं बता रहे थे कौन सा आदेश में क्या है कैसे, है ना। 13 में केवल हमने बताया आपको कलिंग युद्ध का उल्लेख है, ऐसे करके हमने जानकारी आपको दे दी थी। संयोग ऐसा है कि ये जानकारी पिछले 15-17 सालों से मैं देता आ रहा हूँ, और 2-3 साल पहले इसमें से एक प्रीलिम्स में पूछ लिया, वो अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। वो स्टेटमेंट पूछे, जबकि स्टेटमेंट बहुत रेयर आता है आईएएस प्री में। फिर मैं भी परेशान था कि आखिर पूछा क्यों, आर्य शर्मा में भी उस तरह की बात नहीं कही गई है। तब हमने देखा छठी वाली एनसीईआरटी में ब्लॉग बना के उसको दिया हुआ है। मैं तो पढ़ाता हूँ क्योंकि वो जो बातें हमारी सोसाइटी या संविधान से जुड़ी हुई, उन बातों को मैं निकालता रहता हूँ, वो रेलिवेंट होता है। मैं पढ़ा 15-17 सालों से रहा हूँ उस तरह से पॉइंट। ठीक है, मेरे को पूछा क्यों ये, मतलब जैसे सवाल ये था कि आ जाना एक बात होता है, हम खुद भी कभी कभी सरप्राइज होते हैं कि बेसिक सवाल में ऐसा कैसे आ गया। हम तो लिखवाते हैं अशोक की नीति कभी लिखनी हो, व्यक्तित्व मूल्यांकन करना हो, मेंस का भी खाका रख के लिखवा रहे होते हैं हम, जो समझाएंगे आपको आगे हम। ठीक है, तब हमने देखा कि क्यों आया। रामचरण शर्मा में बहुत कुछ दिखा नहीं मुझे वैसा। 6 क्लास की एनसीईआरटी में एक ब्लॉग बना करके वो दिया हुआ था। तो इसलिए जब हमने आपको बताया था ना कि जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो एनसीईआरटी यूज करते हैं हम लोग, वो यूजफुल होता है। बट वैसे पढ़ने से ना चीजें आराम से ध्यान में रहती हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। समझ में आ रही है बात ना। जहां हमने लिखा था उससे आगे 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए आप। लिखें, अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारियों को युद्ध की नीति छोड़ने की सलाह दी। युद्ध की नीति छोड़ने की सलाह दी। ठीक है, नीति छोड़ने की सलाह दी। और धम्म के रास्ते पर, धम्म, कल मैंने बताया था धर्म, धम्म के रास्ते पर चलने के लिए कहा। ठीक है, अशोक कहता है मेरा उत्तराधिकारियों को तो यही सुझाव है, मैं लिख भी रहा हूं उनके लिए ताकि आने वाली पीढ़ी इसको पढ़े, कि भेरी घोष यानी युद्ध घोष से कोई फायदा नहीं होने वाला है। भेरी घोष से किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। आपको धम्म के रास्ते पे चलना चाहिए। धम्म यानी प्रेम, सहिष्णुता, उदारता, दया, करुणा। मैं आगे लिखवा दूंगा अब इसका भी पॉइंट आपको, है ना। इस रास्ते पे चलेंगे, इस पर जो जीत होती है वो लंबी होती है, अस्थाई होती है। युद्ध के रास्ते पे जो जीत होती है वो कभी अस्थाई नहीं होती है। तो एक शासक जो इतना शक्तिशाली है उत्तराधिकारियों को कह रहा है कि युद्ध मत करो। अशोक की जब चर्चा होती है कि भारतीय इतिहास का एक विलक्षण शासक है, प्राचीन क्या भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में जब उसकी गिनती होती है, इसमें से बहुत सारे बिंदु को उठाए जाते हैं, लिए जाते हैं, है ना। ठीक, तो बृहद शिलालेख की बात आपसे कल हमने कर ली थी, इसमें ये कंप्लीट हो गया हमारा बृहद शिलालेख, है ना। अब आप लिखें पृथक शिलालेख। बृहद शिलालेख के बाद अब आप लिखेंगे पृथक शिलालेख। ठीक है।
मैंने आपको बताया था कि बृहद शिलालेख में 14 आदेश हैं। ऐसे करते हुए हमने कहा था ना 14 आदेश हैं। ठीक। जोगढ़ और धौली में भी मिला है बृहद शिलालेख, कल लिखवाया था मैंने आपको। तो जोगढ़ और धौली में अशोक ने क्या किया, वहां पे 11, 12, 13 नंबर जो आदेश था वो बदल दिया। बाकी 6 जगहों पे एक जैसा आदेश है। जोगढ़ और धौली में भी आदेश नंबर 11, 12, 13 है, बट वहां कुछ और लिखा हुआ है। 13 में आपको याद होगा अशोक ने क्या लिखा था, कलिंग पे हमने हमला किया, इतने लाख लोगों को मारा, इतने को दास बनाया। मतलब अब वहां पे एक तो आपने जीत लिया है, लोगों में आक्रोश है, और फिर आप उसको लिख करके बार बार लोगों को पढ़ाएंगे आप, तो लोगों में गुस्सा आएगा। तो अशोक ने वहां उसको चेंज कर दिया, उसके जगह पे दूसरा आदेश है। वहां पे लिखा हुआ सभी 11, 12, 13 में लिखा हुआ, वहां पे जोगढ़ धौली में उसको ही पृथक आदेश कहा जाता है, या पृथक शिलालेख, सेपरेट रॉक एडिट का। बस उसी उतना ही जानना होता है इसमें। सारी प्रजा मेरी संतान है, नगर के अधिकारी प्रजा को बिना कारण परेशान ना करें, इस तरह की बातें कह रहा है वो। ठीक। तो पृथक शिलालेख में 2 पॉइंट लिख लीजिए आप। लिखें, जोगढ़ एवं धौली में ठीक है, जोगढ़ एवं धौली में आदेश नंबर 11, 12 एवं 13, 11, 12 एवं 13 के स्थान पर पृथक आदेश है। 13 के स्थान पर पृथक आदेश है। ठीक है, 11, 12, 13 के स्थान पर अलग आदेश है। लिखें आप, इसमें नगर के अधिकारियों को यह कहा गया है कि वे प्रजा को नहीं सताएं। नगर के अधिकारियों को यह कहा गया है कि वे प्रजा को नहीं सताएं। ठीक है, प्रजा को नहीं सताएं, है ना, नगर के अधिकारियों को कहा गया। लेकिन तथा सभी प्रजा को संतान के रूप में बताया गया है। सभी प्रजा को संतान के रूप में बताया गया है। ठीक है, ये सब भी एक इंटरेस्टिंग जानकारी हो जाती है। एक राजा अपनी प्रजा को संतान है, प्रजा पे कर्ज की बात कर रहा है ना। साहित्य में बात हो तो लोग कह देते हैं डर के साहित्य में ऐसा लिख दिया होगा, बट अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है। बेशक शासक नहीं लिखवाया है, बट शासक की सोच पता चलती है कि वो कैसे शासन करना चाह रहा है। ठीक। तो बृहद शिलालेख, पृथक शिलालेख। अब लिखें लघु शिलालेख। लिखें जैसे भब्रू, ये पड़ता है राजस्थान में। भब्रू। अहरौरा, ये पड़ता है यूपी में। सासाराम, ये पड़ जाएगा आपका बिहार में। कंधार, अफगानिस्तान। ठीक है, कंधार के साथ साथ लिख लेंगे आप, कंधार के साथ साथ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं
कर्नाटक से बड़ी संख्या में लघु शिलालेख प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से बड़ी संख्या में लघु शिलालेख ठीक है। जैसे कर्नाटक में बहुत सारा अभिलेख मिला है, मस्की है, ब्रह्मगिरी है, ठीक है, पालकी गुंडू है, गवी मठ, लिखना नहीं है आपको, है ना, गवी मठ है, उडगोलान है, ठीक है, सनती है। कर्नाटक से बहुत सारे जगहों से अभिलेख मिला है, आंध्रा से भी मिला है। आंध्रा में यर्रागुड्डी से भी लघु शिलालेख मिला है, रजुला मंदागिर से मिला है, नेट्टूर से मिला है। मध्य प्रदेश में गुर्जरा, रूपनाथ, पेंगुराड़िया, ये सब साइट्स है जहां से अशोक के अभिलेख, सबको नहीं लिखाया हमने, जहां जहां से सिंगल मिला उसको लिखा दिया हमने। मध्य प्रदेश से मल्टीपल है, आंध्रा से मल्टीपल है, कर्नाटक में तो सर्वाधिक है, 8-10 मिल रहे हैं। ठीक, तो ऐसे करके एक भाई यहां से लघु शिलालेख मिल रहे हैं। अब बृहद शिलालेख में क्या था, एक ही जैसा आदेश, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया आपको, सपोज दैट उत्तराखंड में मिला कालसी में, ठीक, पाकिस्तान में मिला हमें, यहाँ हमें मिला, ठीक है, आंध्रा में हमें मिला, जोगढ़ धौली में मिला, तो हर जगह एक जैसा आदेश, तो कोई भी शासक अभिलेख तो वहीं रखाएगा ना जो उसके साम्राज्य के अंतर्गत आता है क्षेत्र, ताकि उसकी प्रजा पढ़ते रहे उसको। अभिलेख से ये पता चलता है कि वो सारा क्षेत्र अशोक के अधीन रहा होगा। ऐसे ही हमने बताया, लेकिन इसमें क्या देखा हमने, सीरीज में आदेश है 1 से लेकर 14 तक। लघु शिलालेख में सीरीज में नहीं है, किसी में कुछ कहा गया है, किसी में कुछ, मतलब हर शिलालेख में अलग अलग बातें बताई गई हैं, अलग अलग तरह के आदेश हैं। ठीक, सीरीज में नहीं होगा आदेश इसमें, है ना। एक दो एग्जाम्पल हैं जो हम यहां रख लेंगे हम, ठीक है, इसमें कुछ लिख लें आप, एक आधा उदाहरण लिख लें आप, जैसे भबरू लिख लें आप, भबरू, बुद्ध धम्म एवं संघ में, लिख लें, बुद्ध धम्म एवं संघ में बुद्ध धम्म एवं संघ में, ठीक है, अशोक ने आस्था व्यक्त की है, अशोक ने आस्था व्यक्त की है। मतलब इससे पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। वो कहता बुद्ध धम्म संघ, त्रिरत्न हो गया बौद्ध धर्म का, अशोक आस्था, जैसे मस्की में कुछ कहा गया, अपने आप को कह रहा है वो, ब्रह्मगिरी में कुछ कह रहा था, ऐसे करके ना बहुत सारे हैं, इसमें जाना नहीं है हमें इसके डिटेल में। ठीक, तो लघु शिलालेख से संबंधित कोई एक आधा जानकारी हमने रख ली है। एक और लिख लें आप, वैसे मस्की, ये कर्नाटक में पड़ जाएगा आपका, गुर्जरा ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, नेट्टूर ये आंध्रा में पड़ता है, और उदगोलान मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदगोलान, मस्की, गुर्जरा, ठीक, नेट्टूर, उदगोलान, ठीक है, में अशोक का नाम मिलता है। में अशोक का नाम मिलता है। ठीक, इसी में लिखेंगे आप, अन्य अभिलेखों में अशोक को अन्य अभिलेखों में अशोक को देवा नाम पिए,
अन्य अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया है। देवताओं का प्रिय कहा गया है अन्य अभिलेखों में अशोक को। ठीक है। एक सनती करके भी एक अभिलेख है, भी रिसेंट 89-90 में मिला था, उसमें भी वैसे अशोक का नाम मिलता है, बट ये 4 एस्टैब्लिश्ड हैं। बाकी जितने भी अभिलेख हैं उस सब अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया? देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय। 4 या कभी कभी कहीं कहीं, अब रिसेंट एक आया है 5 अभिलेखों में अशोक का नाम है, बाकी सब जगह अशोक को क्या कहा गया है? देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी, ऐसे करके लिखा रहता है। एक और लिखेंगे, सर्वप्रथम मस्की शिलालेख में, मस्की कर्नाटक में पड़ता है, सर्वप्रथम मस्की शिलालेख में अशोक का नाम पढ़ा गया था। डन। ठीक है, तो सबसे पहले अशोक का नाम पढ़ा गया था मस्की में, है ना। एक और पॉइंट यहीं पे लिख लें, जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। एक अंग्रेज हैं जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, तो इसने क्या किया था, जब अभिलेख पढ़ लिया पहली बार इसने, और तब इसने कहा कि ये जो इसमें जो शासक का नाम है देवानाम प्रिय, ये श्रीलंका का शासक है। क्यों? श्रीलंका के साहित्य में वहां के शासकों को देवताओं का प्रिय खूब कहा गया है। तो बाद में फिर सुधार किया गया कि नहीं, ये तो सम्राट अशोक की बात हो रही है ना। तो सबसे पहली बार अशोक का अभिलेख किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक अभिलेख में क्या कहा गया? देवताओं का प्रिय कहा गया है। किन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है? तो इन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। सबसे पहले किस अभिलेख में अशोक का नाम मिला था? मस्की अभिलेख में, मस्की शिलालेख। ठीक, आगे और लिख लें आप, इसी में लिख लेंगे आप, अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत है और लिपि जो है वो ब्राह्मी है। अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। ठीक, इसका कुछ अपवाद भी है ना, इसके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, अपवाद में लिख लेंगे आप कि मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि में है। ये दोनों की लिपि अलग है। ठीक, और कंधार का जो लेख है वह यूनानी एवं अरमाइक लिपि में है। यूनानी एवं अरमाइक लिपि में है। अरमाइक। ठीक है, बाकी आप कर्नाटक में चले जाइए, आंध्रा में, सोचिए एक ही भाषा और एक ही लिपि में पूरे भारत में, यानी उसको पढ़ने समझने वाले तो लोग रहे होंगे, तभी तो अशोक ने लिखवाया ना।
जैसे आज भाषाई विविधता है, तब भी भाषाई विविधता है। आपको याद होगा ना, जब ईरानी आक्रमण हुआ था तो हमने क्या कहा था, उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि की शुरुआत, लिखवाया था हमने वहां पॉइंट। देखो अब उस क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि चल रही है। अशोक उस क्षेत्र में जब अभिलेख जारी करता है तो उसी लिपि में जारी करता है ताकि लोग उसको पढ़ पाए। तो शिलालेख की बात करते करते हमने आपको कुछ इस तरह की जानकारी, साथ में अतिरिक्त जानकारी भी आपको दे दी गई है। गुफा लेख के बारे में हमें अभी कुछ बात नहीं करना है, एक स्तंभ लेख के बारे में हमें कुछ बात करना है। ठीक, अब आप शीर्षक दे दें, लिखें आप स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। अब जैसे पत्थरों के ना पिलर बनाए गए हैं और उस पिलर पे लेख है। ठीक, वैसे तो सब स्तंभ पे ही लेख है, बट उसको भी सुविधा के लिए थोड़ा याद रखने में, ठीक है, सुविधा के लिए इसको भी कैटेगराइज कर दिया जाता है। जैसे एक कहा जाता है श्रृंखलाबद्ध लेख, श्रृंखला में लेख। ठीक है, एक कहा जाता है श्रृंखला में लेख। ठीक है, अब इसमें क्या है आप देखोगे, 7 आदेश 6 स्थानों से प्राप्त हैं। 7 आदेश 6 स्थानों से प्राप्त है। ठीक है, नाम भी लिख लेंगे हम लोग इसमें। दिल्ली मेरठ, मेरठ से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली टोपड़ा, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, टोपरा सहारनपुर में, वहां से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा। एक तो अशोक का जो अभिलेख है, आप यदि किसी को दिल्ली का थोड़ा बहुत आइडिया हो दिल्ली विश्वविद्यालय का, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मेन गेट है उससे बहुत नज़दीक है हिंदू राव हॉस्पिटल है, बड़ा हिंदू राव करके है। वहीं पे अशोक का एक अभिलेख जो है कॉर्नर पे ही है, उसको घेरा गया है, मतलब बहुत दूर नहीं है, मतलब ठीक है, विश्वविद्यालय से एकदम नज़दीक ही है वो, ऐसे ही खुले में ही रखा गया उसको, है ना। तो कई बार टूरिस्ट भी वहाँ देखते रहते हैं उसको, भाई क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। तो एक हो गया दिल्ली मेरठ, एक हो गया आपका दिल्ली टोपरा। दिल्ली लाया गया, ये लाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक, मध्यकाल का। इन सब जगहों से दिल्ली ले आया था, तो नाम किताबों में से दिया रहता है। फिर है लौरिया अरराज, और फिर है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, और एक है रामपुरवा। ठीक है, ये तीनों अभिलेख पड़ जाता है बिहार में। लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, और रामपुरवा, और एक है प्रयाग राज का अभिलेख है। हाँ, तो पहले कौशाम्बी में एक मुगल कालीन शासक है अकबर, जो उसको इलाहाबाद ले आया था, है ना, प्रयागराज ले आया था। तो हम क्या देख रहे हैं, 7 आदेश है जो 6 स्थलों से प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां नोट करके लिख लें आप आदेश के बारे में एक दो बातों को। इन सब अभिलेखों में क्या क्या खास बात है, जो 7 आदेश हैं उसमें एक दो बातों लिखें आप। एक तो धम्म की परिभाषा दी गई है,
धम्म की परिभाषा, धम्म को परिभाषित किया गया है, बताया गया है धम्म क्या है। क्लियर ना? धम्म की परिभाषा दी गई है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा लिखें आप कि बड़े पैमाने पर कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है, बड़े पैमाने पर कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है। तो और भी अधिकारियों का भी उल्लेख है उसमें, बहुत सारी बातें हैं छोटी मोटी भी, तो ऐसे समझने के लिए रख लिया हमने। तो एक तो कैटेगरी हमने ये बता दिया आपको, ये कौन सी कैटेगरी हो गई, श्रृंखला में जो लेख है। ठीक है, और अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका ये, है ना। एक कहा जाता है स्मारक, ये बेसिकली स्मारक कहने का मतलब है जैसे कोई इमारत है ना, जैसे मान लो ये क्लासरूम है, इसमें पिलर बना हुआ है, ठीक, पिलर बना हुआ तो इस पिलर पे लेख लिखा हुआ है। वैसे ही दो जगहों से स्तूप मिलते हैं और स्तूप में जो स्तंभ लगे हुए हैं उस स्तंभ पे अशोक का लेख, ठीक है, संरचनात्मक बनाया गया है वो, ठीक है। तो उसके लिए स्मारक स्तंभ लेख वर्ड भी यूज कर दिया जाता है, मॉन्यूमेंट पिलर एडिक्ट, है ना। स्मारक स्तंभ लेख, ये हेडिंग है आपको याद रखने के लिए, ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, सब आपको समझने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, मतलब ठीक है, वर्गीकृत कर रहे हैं। इसमें एक लिख लें आप, लुम्बिनी। लिखें, मतलब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की, तो इस अभिलेख से पता चलता है, लुम्बिनी में जो लेख है ना, उसे अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, ठीक। इसी में लिखेंगे बलि नामक कर को माफ किया, वहां कोई बलि नामक कर प्रचलित था, बलि नामक कर को माफ किया, और भाग नामक कर को 1/6 से घटाकर 1/8 किया। बलि नामक कर को माफ किया और भाग नामक कर को 1/6 से घटाकर 1/8 किया, ठीक है, 1/8 किया। तो एक तरह से इतनी श्रद्धा रखता था बौद्ध धर्म में कि जब वो वहां गया तो एक कर माफी कर दिया। जैसे देखोगे आप, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ घोषणा करते हैं ये लोग हमेशा, विकास के संबंध में उस क्षेत्र के। तो अशोक भी गया वहां पे तो कुछ घोषणा करके आया, अभिलेख पे लिखा हुआ है, ठीक। और अभिलेख में लिखा हुआ है कि हाँ वो शाक्य मुनि के जन्मस्थल की यात्रा कर रहे हैं, मतलब बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था क्योंकि शाक्य कुल के थे, शाक्य गण के थे, तो बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। एक तो लुम्बिनी से यह पता चलता है। एक और जगह है नेपाल की तराई में है, निगलीवा। निगलीवा, ठीक है। इसके बाद यहां इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि कनक मुनि, कनक मुनि भी बुद्ध को कहते हैं, कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया, यानी विस्तार किया। ठीक है, कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया।
निगलिवा को रुमिनदेई भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, रुमिनदेई, ठीक, निगलिवा के लिए। तो बुद्ध का नाम है कनक मुनि। इससे क्या पता चलता है कि अशोक ने वहां जो एक स्तूप था उसका आकार बड़ा करवाया, विस्तार करवाया, यानी अशोक से पहले स्तूप बन रहे थे, अशोक से पहले स्तूप का निर्माण हो रहा था। जब अभी कला में आएंगे हम लोग इन सब बातों को दोबारा हम लेंगे, जिक्र करेंगे हम। तो दूसरा क्या हो गया आपका स्तंभ लेख में, स्मारक स्तंभ लेख, ए बी हो गया हमारा ये, है ना। फिर हम आते हैं इसके बाद थर्ड नंबर पे, सी कर लीजिएगा आप, संघ भेदक लेख, स्किज्म एडिक्ट कहा जाता है। ठीक है, संघ भेदक लेख, इसे में लिखेंगे आप सांची, सारनाथ एवं कौशाम्बी, सांची, सारनाथ एवं कौशाम्बी के स्तंभ लेख पर, के स्तंभ लेख पर, पिलर एडिक्ट पर, ठीक, स्तंभ लेख पर संघ में फूट डालने वाले को, संघ में, बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में फूट डालने वाले को, लड़ाने वाले को, है ना, फूट डालने वाले को चेतावनी दी गई है। फूट डालने वाले को चेतावनी दी गई है, ठीक है। फूट डालने वाले को अशोक चेतावनी दे रहा है, संघ में जो भी फूट डालेगा सर अशोक जो उसके साथ सख्ती से निपटेगा। तो कितना भी अहिंसा के रास्ते पे धमकी वमकी देता रहता था, अभिलेख में भी धमकी कई बार दिया है कि सुधर जाओ नहीं तो मैं सुधार दूंगा, ये लिखा हुआ नहीं है, कहना यही चाह रहा था वो। शासक है ना, सबसे बड़ा शक्तिशाली है उस समय, तो इसको क्या डर है, मतलब कहना यही चाह रहा, सुधर जाओ नहीं तो मैं सुधार दूंगा, ठीक। ये संघ भेदक, इसका नाम ही दे दिया गया स्किज्मेटिक। ऐसे ही एक अभिलेख है कौशाम्बी में, उसकी पत्नी कारुबाकी और बेटा तीवर का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी में एक और अभिलेख है, उसमें उसकी पत्नी का भी नाम है, मतलब शादियां तो कई करते थे ये सब, ठीक है। अभिलेख में एक ही पत्नी का नाम है, कारुबाकी का नाम है और बेटा का नाम है, ठीक है, कारुबाकी और तीवर का उल्लेख। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी और भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्तंभ लेख से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। क्लास के शुरू में हमने कहा था ना आपको कि याद जैसे रखना हो, आपको लगे लिस्ट है, तो इस तरह से लिस्ट बन गई है ना, स्तंभ लेख, लुम्बिनी, निगलिवा, 6 जगहों से ये हो गया, 3 ये ले लिया हमने, है ना, 6, 2, 8, 3, 11, 11 नाम हमने स्तंभ लेख में ले लिया, ठीक। और उधर हमने बृहद शिलालेख में 8, 2, 10, ठीक है, और 3, 4, 5 नाम लिखवाया था, 15 और 11 मतलब 25, 26 अभिलेखों के नाम हो गए, 40 से ज्यादा मिले हैं, ठीक। वैसे बोल तो दिया हमने लगभग 40 रिकॉर्ड पे, लेकिन लिखवाया हमने जो, क्योंकि आप सारे अभिलेख तो नहीं पूछेंगे, जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, बट मैप जरूर देखते रहिएगा, है ना। ये सब आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है आरती, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा, तब तक निकिता ने बता भी दिया, हाँ आरती, निकिता से पहले मैंने बताया उसको, ठीक। ये सब हिस्ट्री का पार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर, क्लास शुरू से देखिएगा। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हुए हैं वो बहुत दिक्कत नहीं आती है एंशिएंट हिस्ट्री में, आप पढ़ते जाइए, बट क्लास शुरू से देखेंगे आप तो धीरे धीरे बात, और क्लास मन से देखिएगा, ठीक है। जरूरत पड़े आपने क्लास नहीं किया, अटेंड किया है, तो 2-2 बार भी उसको देख लीजिए कि क्लास को एक बार ठीक से सुनिए, लिखिए, पढ़िए, फिर दोबारा पढ़ने के बाद जो जो सवाल मन में उठ रहा हो
क्वेश्चन सब कॉपी पे लिखे, फिर से एक बार वीडियो को सुनिए, आपको सारे उत्तर वहीं मिल जाएंगे। दो दो बार आप देख लेंगे ना, ऐसे एक बार आपने पढ़ा लिख लिया उसको, सुन लिया ठीक से सब, जो जो समस्या आ गई दूसरी बार आप पढ़ के देखिए, वीडियो को सुनिए आप, प्रश्न सामने रख करके सारे उत्तर आपको वहीं मिल जाएंगे। ऐसी कोशिश है हमारी, मतलब अभी तो चलिए हम लोग मिल भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। इस तरह का प्रयास हमने पहली बार शुरू किया था कोविड में। कोरोना के दौरान भी करीब हमने ऑनलाइन कंप्लीट 8 बैचेस पढ़ाए थे। शायद हिंदुस्तान का मैं इकलौता शिक्षक रहा हूँगा, ठीक है। 8 बैचेस, और बड़े बड़े बैचेस थे सारे वो, ठीक है। केवल ऑनलाइन चलता था, उसमें ऑफलाइन का सिस्टम नहीं था। तो सोचते थे कि कैसे क्या बताया जाए कि बच्चों को फिर, अब तब ये सिस्टम बनाया था कि मैं जितना भी बताऊं हर बात को समझा दूंगा, लिखा दूंगा, रिपीट कर दूंगा। एक बार आप सुनिए, पढ़िए, लिखिए, याद करिए, बात बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो एक बार और सुन लीजिए आप। क्योंकि फिर कभी कभी क्या होता है, कोई सवाल आप मिस कर गए तो वहां सुनेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम बनाया गया था, तो वही चल रहा है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं बता देता हूँ कभी कभी। आई होप कि आरती को समझ में आ गया है, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आज बच्चे ठीक है ना, ज्यादा कुछ लिख तो नहीं रहे ना उस पर, जिधर ज्यादा लिखे उधर ब्लॉक मारना तुम, ठीक है ना। एकदम काम काम की बात आनी चाहिए उसमें, ठीक। अब हम लोग अभी स्रोत टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मौर्यकालीन स्रोत, याद है ना सभी को। हमने कहा 2 तरह का स्रोत है, पुरातत्व स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातत्विक स्रोत में क्या क्या आता है तो मैंने बता दिया था आपको, समझाने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए। बस हमने बात केवल अभिलेख की, क्योंकि अभिलेख के आधार पर बहुत सारी चीजें यहां पे रिकंस्ट्रक्ट की गई हैं, ठीक। तो पुरातत्विक स्रोत में हमने अभिलेख की बात कर ली। साहित्य में हम लोग बात कर रहे थे कुछ साहित्य का नाम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। यहां पे हम कुछ पुस्तकों का नाम लिखेंगे हम। अब जैसे क्या होता है, कुछ किताबें जो मौर्य काल में लिखी गई हैं, कुछ किताबें जो मौर्य काल के बाद गुप्त काल में लिखी गई, कुछ किताबें जो पूर्व मध्य काल में लिखी गई हैं, मौर्यों की जानकारी देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नेहरू जी तो अब नहीं है हमारे बीच में, बट आज भी नेहरू जी पे किताब लिखी जाती है। करजन तो बहुत पहले शासन कर रहा था, 1900 ईस्वी के आसपास, बट आज भी करजन पे किताबें, तो बाद के दौर में भी किताबें लिखी जाती हैं। तो सोर्स के रूप में ऐसे इस्तेमाल होता है, उस दौर की किताबें या उसके बाद जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उससे क्या क्या हमें जानकारी मिलती है, ठीक। तो ऐसा वाला भी सेंस रखिएगा जब साहित्य प्राचीन काल में बात करते हैं हम लोग। साहित्य में लिखें आप, लिख लें आप प्रमुख स्रोत, प्रमुख साहित्यिक स्रोत में केवल नाम लिख लीजिए, थोड़ा अर्थशास्त्र पे अलग से बात कर लूंगा हम। एक लिख लें आप अर्थशास्त्र, किताबों का नाम लिखिएगा, किताब का नाम है अर्थशास्त्र। लेखक है कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, है ना। कौटिल्य लिख लीजिएगा आप। ऐसे ही लिख लें आप इंडिका, एक किताब है इंडिका, मेगास्थनीज। जो जो प्रमुख साहित्य हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इंडिका हो गया आपका, अर्थशास्त्र हो गया, इंडिका हो गया आपका। यहां लिख लें आप बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे ज्यादा आप देखोगे वंश साहित्य, जिस किताब के नाम के अंत में वंश लगा हुआ है वो वंश साहित्य का पार्ट, महावंश, दीपवंश ऐसे करके, है ना। और जिस किताब के नाम के अंत में अवदान लगा हुआ है, अवदान साहित्य, है ना, ठीक। ये भी बौद्ध साहित्य का पार्ट, जैसे दिव्यावदान, कुणालावदान, अशोकावदान। कभी कभी किताब पढ़ते हुए ना बहुत सारे नाम आएंगे, सब नाम हम ले नहीं रहे हैं हम, ठीक। सारे नामों का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं हर जगह, हम कहीं कहीं नाम भी लिए हैं, कहीं कहीं रेफरेंस लेके चल रहे हैं। क्यों?
हमने आपको बताया है कि तैयारी हम लेयर में, बेस जब हमारा मजबूत होता है तो 10-5 इंफॉर्मेशन बढ़ जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, और वो वही होने चाहिए जो सवाल पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। ठीक, तो कभी कभी आपको दिख जाएगा, जैसे बौद्ध साहित्य आपको है ना, जैन साहित्य की बात करें हम लोग, आपने ये नाम सुना होगा, परिशिष्ट पर्वन, नाम सुना है क्या? कल्पसूत्र, दोनों का लेखक मैं बता चुका हूं, भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, करेक्ट ना? ये जैसे आपका हो गया है ना, चीनी यात्री भी भारत की यात्रा पे आए हैं, जैसे फाहयान है, वेनसांग है, ये भी आगे आएगा, उल्लेख होगा। ये सब भी अशोक का उल्लेख करते हैं, ये आगे भी पढ़ेंगे, नाम आएगा इनका, फाहयान, वेनसांग, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें हम लोग, हम अभी आगे पुराणों का जिक्र करेंगे, जैसे पुराण, विष्णु पुराण से हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अन्य में भी कुछ और नाम लिख लें जो मौर्यों के बारे में बताता है हमें, है ना। जैसे एक है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक हैं विशाख दत्त, ये गुप्त काल में लिखी गई है, 6वीं-5वीं सदी ईस्वी में, मौर्यों के बारे में जानकारी देता है। ठीक, देख लिया आपने मुद्रा राक्षस। एक और किताब है जिसका उल्लेख हम लोग करेंगे आगे भी, उसका नाम है राज तरंगिणी, लेखक है कलहन, राज तरंगिणी लेखक है कलहन। राज तरंगिणी को ना फर्स्ट ऐतिहासिक किताब माना जाता है भारत में। क्यों माना जाता है तब आपको मैं बताऊंगा जब पूर्व मध्यकाल में आऊंगा। 12वीं-13वीं सदी में जयसिंह का एक दरबार था, ठीक है, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, ऐसे करके 3 राजवंशों का शासन था। उसी में एक राजवंश के शासक के दरबार में थे कलहन, राज तरंगिणी नामक किताब लिखी गई, तो हम पूर्व मध्यकाल में इसका जिक्र करेंगे आपसे। बट ये सब भी कहीं, जैसे अब राज तरंगिणी बताता है कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में शैव था और कश्मीर में एक मंदिर बनवाया था, नेपाल तक का भी उल्लेख कर रहा था। ऐसे ऐसे मिला करके ना, साहित्य से मिलाकर, पुरातत्व से मिलाकर फिर पूरे मौर्य काल की तस्वीर गढ़ी गई है। बट साहित्यिक सोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है साहित्यिक सोर्स में, वो है आपका अर्थशास्त्र और इंडिका। ये माना जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मौर्य काल के लिए। ठीक, ये दोनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे अर्थशास्त्र के बारे में एक छोटा सा परिचय भी लेंगे, अलग से भी हम लिखेंगे, थोड़ा कुछ जरूरी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हो गए आपके साहित्यिक स्रोत। जब आप किताब पढ़ोगे, देखोगे आप, तो कभी अचानक से किसी विशाख दत्त से ये पता चलता है, इससे, तो सब मिला करके मौर्यों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तस्वीर पुरातत्व और साहित्य दोनों को मिला करके बनती है। क्लियर ना? वैदिक काल का साहित्य हमने देख लिया, बुद्ध काल का साहित्य हमने देख लिया, मौर्य काल का साहित्य हमने लिख लिया। यहां पे हर काल के साहित्य को मेंशन करते जा रहे हैं हम। साहित्य इस समय प्रारंभिक परीक्षा में ड्राइविंग सीट पे सबसे आगे आगे दौड़ रहा है। पहले एक सवाल था, अब 2-2 सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें, साहित्य नाम ही पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन में 2 प्रश्न तो साहित्य पे ही पूछ लिए गए हैं 2-2 बार अभी। ठीक है, ड्राइविंग सीट पे है ना। तो पहली बार आपको लगेगा थोड़ा सा कि अच्छा ये सब याद करना है, पढ़ना है, आपको लगेगा हाँ इतिहास होता क्या है, अच्छा यही सब इतिहास होता है।
फील करेंगे आप, बट धीरे धीरे आप सब एडजस्ट कर जाएंगे आप। कैसे एडजस्ट करते हैं? जब बड़ा कॉज सामने होता है कि हमें क्यों बनना है, तो लगता था ये है क्या, इसको तो ऐसे ही पढ़ जाएंगे हम। जब वो कॉज कमजोर पड़ जाए, लगता है इतिहास ज्यादा बड़ा है, तैयारी इच्छा शक्ति हमारी कम है, तो इतिहास हावी हो जाएगा आपके ऊपर। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आप हावी हो जाएंगे इतिहास के ऊपर। जब आप लो महसूस करें तो अपनी इच्छा शक्ति को और बढ़ाइए। आप देखिए आप क्यों क्या करना चाहते हैं लाइफ में। इतिहास तब तक पढ़ रहे हैं जब तक आईएएस नहीं बन रहे, उसके बाद इतिहास को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, कहानी खत्म इतिहास की, है ना। हमेशा किसी भी विषय को ये सोच के पढ़ना है, ठीक। मन में मत रखिएगा ये विषय डिफिकल्ट है, इजी है, सब पढ़ना है आपको। जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगे उसमें क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी को बैठा के समझा देंगे, पढ़ा देंगे। जो सबसे डिफिकल्ट लगेगा आपको हमेशा उसमें एबिलिटी ऐसी डेवलप करनी है कि 2-4 बार पढ़ने के बाद चौथी 5वीं बार में समझा देंगे सामने वाले को। इतनी सी भी कमजोरी एग्जाम में वो बहुत नुकसानदेह हो जाती है। इसलिए शांत चित्त होकर पढ़ते जाना है। जब जब कोई सब्जेक्ट हावी हो, लंबी गहरी सांस लीजिए 2-4-5 बार, सोचिए अपने अंदर कि हमने डिसीजन क्यों लिया है, क्यों बनना चाहते हैं हम। फिर ये छोटा लगेगा आपको। और हमने भी तुरंत दूसरा फॉर्मूला इसलिए बताया था, आपको लग रहा है कि हमने पहले क्यों समझाया। जहां एक साथ चीजें याद करनी हो, दीवार पर लिख करके आप उसको छोड़ दीजिए। आप आते जाते बस देखते रहा करिए आप। इसी के लिए समझाया था हमने शुरू में। इंफॉर्मेशन बहुत सारे आने वाले थे, ठीक। इंफॉर्मेशन कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। अर्थशास्त्र के जो लेखक हमने अभी बताया था आपको, कौटिल्य के बारे में, या इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहते हैं और इसको चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य के नाम तो सभी ने सुना ही होगा, ठीक। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ठीक है। ये तक्षशिला के रहने वाले थे। निवासी, और वहीं पे आचार्य भी थे, शिक्षक भी थे ये चाणक्य जो हैं, ठीक है। तक्षशिला बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, उसका परिचय मैं दूंगा आपको, महत्वपूर्ण रहा है। 5वीं सदी ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईस्वी, लगभग 1000 सालों तक। फिर नालंदा ने उसको रिप्लेस किया कुछ 100 सालों के लिए। नालंदा के बाद विक्रमशिला, सोमपुर जैसे कुछ महाविहार आ गए थे। और फिर ये सब कल्चर ही कमजोर पड़ गया उसके बाद, तो जब तुर्कों का शासन शुरू हुआ तो, ठीक। इनके बारे में थोड़ा बहुत हम सब जानते ही हैं, या नहीं भी तो ऐसे सुनने वाली बात है। नंद शासक थे धनानंद, ये नाम ध्यान है ना, ठीक है। उसने अपमानित किया था चाणक्य को दरबार में। चाणक्य ने संकल्प लिया था और कहा जाता अपने शिखा को खोल लिया था। उस समय जो ब्राह्मण या विद्वान वगैरह शिखा खोलते थे, मानते थे भाई प्रैक्टिस मेरा, आज भी लोग धारण करते हैं शिखा, कि जब तक मैं अपमान का बदला नहीं लूंगा, समूल तुम्हारा नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं शिखा को बांधूंगा नहीं। और कहा जाता है कि चाणक्य को कभी आते जाते उनकी नजर चंद्रगुप्त पे पड़ गई थी किसी रास्ते में। चंद्रगुप्त कुछ बच्चों के साथ बैठ करके, ठीक है, एक राजा वाला खेल खेल रहा था, राजकिलम जैसा कोई खेल। वो राजा बना हुआ था और बच्चों को कुछ कुछ आदेश वगैरह दे रहा था। तब उनके माता पिता की अनुमति से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मतलब अपने साथ वो तक्षशिला ले गए, ठीक है, और ट्रेनिंग दी उनको। चंद्रगुप्त को वहां पे हर विधा में निपुण बनाया। और जब चंद्रगुप्त वहां प्रशिक्षण ले रहा था, ठीक है, तब ऐसा कहा जाता है ये वही दौर था जब सिकंदर जो है उत्तर पश्चिम भारत के इन सब क्षेत्रों को जीत रहा था, ठीक। तक्षशिला आपका पड़ जाता है पाकिस्तान के इस वाले हिस्से में पड़ता है। आजकल उसको कहते हैं खैबर पख्तूनवा, अंग्रेजों के समय कहते थे उसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत।
यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे फाटा करके एक एरिया आ जाता है। ठीक है, दो ऐसे करके एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बन जाते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान के जब प्रांतों की बात करते। शिक्षा का बड़ा केंद्र था उस समय तक्षशिला। ठीक, तो यहाँ पे तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त को मौका मिला था सिकंदर की कार्य प्रणाली को देखने और समझने का भी। सिकंदर ने क्या किया, सबको हरा करके एक शक्ति बना दिया था उसने, एक राज्य, उसके उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। सिकंदर के जाने के बाद सब उत्तराधिकारी आपस में लड़ गए, तो चाणक्य उसका सलाहकार था। चंद्रगुप्त ने क्या किया, चाणक्य की सलाह से इन क्षेत्रों को पहले जीत लिया, फिर सेना इकट्ठी की और धीरे धीरे फिर धनानंद को पराजित किया, हत्या कर दी गई उसकी, और फिर मगध पे मौर्य वंश की रीव, वहां से कहानी शुरू होती है उसकी, चंद्रगुप्त की। तो चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका रही है उसमें। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक जो किताब लिखी है ना, ये मुख्यतः राज व्यवस्था पर पुस्तक है। ये पुस्तक किस पे है, पॉलिटी के ऊपर है, नाम अर्थशास्त्र है। ठीक, किताब जो है पॉलिटी के ऊपर है, और इस किताब में किसी मौर्य शासक का उल्लेख नहीं है। इस किताब में किसी मौर्य शासक का उल्लेख नहीं है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग जानकारी है। फिर भी प्रशासन व्यवस्था वगैरह सब देख करके, भाषा शैली देख करके विद्वानों का मानना है, और दूसरे प्रमाण के आधार पे भी ये सब मौर्यों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, फिर अलग अलग अध्याय हैं, छोटे छोटे अध्याय हैं, सब ऐसे, मतलब एक होता है ना, बहुत विशद फैक्चुअल जानकारी आपके स्टडी मटेरियल में दी गई है इसके बारे में, क्योंकि कुछ साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो एक छोटा सा परिचय हो गया, ये भी फैक्चुअली पीटी के लिए हमने बताया आपको। अब इसमें एक और जरूरी बात मैं क्या बताने वाला हूं आपको, कि प्रशासन के संदर्भ में इसके विचार कभी पूछ सकता है, क्योंकि चाणक्य बहुत रेलिवेंट है। तो यहां पे 7-8 बातों को बस वैसे ही सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव नहीं, कभी आ सकता है। ठीक है, लिखें आप, प्रशासन से संबंधित विचार। अभी आगे आप बहुत सारे विचारों को देखेंगे आप चाणक्य का, लेकिन हमें यहां पर भी एक स्ट्रक्चर रखना है। ठीक है, लिखें आप, ये क्या क्या ये कहता है, राजा एवं मंत्री का चरित्र उत्तम होना चाहिए। ठीक, कर लिया आपने। ये कहते हैं कि भाई, मतलब चरित्र उत्तम का मतलब, जैसे आप नैतिकता से लेकर के, हर बुद्धि से लेकर के, क्योंकि भाई ये शीर्ष पे बैठे हुए हैं, यदि इनका चरित्र उत्तम नहीं होगा तो उस राज्य का डूबना तय है। तो चाणक्य की बातें ना आज भी रेलिवेंट बहुत मानी जाती हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर नीति अपनाने पर बल। नीति अपनाने पर बल, कहता था भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस, यदि भ्रष्टाचार को आप झेलेंगे तो राज्य का विफल होना तय है। मतलब इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि उस दौर में जो बात कहकर गया आज भी वो उतना ही रेलिवेंट है। एक बार आप ना देखिएगा, टेक्निकल कोई इशू आ रहा हो तो, कोई टेक्निकल बच्चों का इशू हो जरा एक बार देख लीजिएगा, है ना।
कोई कल की क्लास या कुछ कुछ पॉलिटी की क्लास, पता नहीं हिस्ट्री में पॉलिटी वाले क्लास का मैसेज क्यों करते हैं लोग। पॉलिटी में मैसेज नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा जरा, कुछ इशू अपनी तरफ से हो तो बता दीजिए, तो उनको जवाब दे दीजिए आप, है ना। अगला पॉइंट लिखें आप। अधिकारियों का मुख्य कर्तव्य होता है, ठीक है, अधिकारियों का मुख्य कर्तव्य होता है नीतियों का मुख्य कर्तव्य होता है नीतियों का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन करना। नीतियों का कुशलतापूर्वक डन। अधिकारियों का मेन काम है, आपका मेन काम क्या होता है? नीतियों का ठीक से यदि क्रियान्वयन नहीं करेंगे तब भी राज्य सफल, एक पूरा सिस्टम ये रख रहे हैं। आगे लिखें आप। राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना एक मजबूत सेना और कुशल गुप्तचर प्रणाली पर बल, उस पर भी बल देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि भाई राज्य तभी सुरक्षित होगा जब आपके पास गुप्तचर प्रणाली बहुत अच्छी होगी। आपको खबर होनी चाहिए शत्रु के बारे में, अंदरूनी तौर पे प्रजा में क्या पक रहा है, कहाँ कहाँ विरोध के स्वर उभर रहे हैं, बाहर के देशों में क्या क्या हो रहा है, सब खलचल पता होनी चाहिए आपको। पता नहीं है आप तो कभी मजबूत, और सेना मजबूत होनी चाहिए। अगला पॉइंट लिखें। राज्य का आर्थिक आधार भी सशक्त होना चाहिए। ठीक है, राज्य का आर्थिक आधार भी सशक्त होना चाहिए। जब अभी हम पढ़ेंगे हम लोग मौर्य प्रशासन, आप देखेंगे इतने सारे करों की सूची है इसमें कि आप, हमें पढ़ना दो तीन कर ही है, बट बीसियों कर का नाम इसमें दिया हुआ है। करों का बोझ इतना नहीं कि प्रजा बोझ से कराने लगे, मतलब कर से, ये भी कह रहा है चाणक्य। लेकिन जितना संभव हो कर, क्योंकि पैसा है तभी आप सिस्टम बेहतर बना पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। देखिए, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। ठीक है, आगे लिखें आप। लिखें कि विधवाओं विधवाओं विधवा, अनाथ, वृद्ध इत्यादि वर्गों को राज्य के द्वारा सहायता दी जानी चाहिए। सहायता दी जानी चाहिए। एक और पॉइंट लिख लें आप। विदेश नीति के क्षेत्र में विदेश नीति के क्षेत्र में
ठीक है। पड़ोसी के पड़ोसी को मित्र मानने की सलाह। ठीक है। मतलब इनका एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था जब ये कहते थे कि भाई, जैसे हम उत्तर पश्चिम का मान लीजिए एग्जाम्पल लें हम लोग, जैसे ये इलाका सपोज दैट पाकिस्तान है आपका, है ना, ठीक, ये आपका अफगानिस्तान है, ये आपका ईरान है ना, ये हम लोग हैं सपोज, है ना, भारत। तो पड़ोसी हो गया हमारा पाकिस्तान, तो इसका पड़ोसी अफगानिस्तान। तो जिसकी सीमा जिससे लगती है उसके बीच में टकराव होता है, महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, इसमें इसमें होगा, इसमें इसमें होगा, इसमें इसमें होगा। तो हमारा स्वाभाविक मित्र ये होगा और ये होगा, ठीक है, या उनके लिए हम मित्र होंगे। मतलब चाणक्य कहता है आमतौर पे मान के चलेगा जो पड़ोसी का पड़ोसी होगा उससे आपकी मित्रता होगी स्वाभाविक। विदेश नीति में, स्टूडेंट लाइफ में जो आपका रूम पार्टनर है उसके साथ ठीक रहिएगा, पड़ोसी से भी ठीक रहिएगा, है ना। विदेश नीति में कहते हैं कि राष्ट्रों के बीच ना महत्वाकांक्षा तो होती है ना, साम्राज्य विस्तार को लेकर, प्रभाव को लेकर, ठीक। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे हैं, बाकी पॉइंट तो भी हम लोग प्रशासन में भी पढ़ेंगे कि कभी पूछेगा ना कि चाणक्य के विचार आज भी रेलिवेंट हैं, ऐसा सवाल, ठीक है, प्रशासन में कितना उपयोगी हो सकता है, ठीक है। तो उस सब में ना आपको सारे पॉइंट्स हेल्प करेंगे। वही पॉइंट्स मैंने पिक किया है इसमें जो मेंस में लिखने की जरूरत पड़ सकती है आपको। प्लान वे में सारे पॉइंट्स हमने इसमें उठाए हैं, ठीक। बाकी मतलब भर भर के जानकारी दी हुई है आर्य शर्मा में भी और आपके स्टडी मटेरियल में भी, चाणक्य के बारे में, मतलब खूब सारी जानकारी है, ठीक है। तो हम लोगों ने सोर्स पे बात कंप्लीट कर ली। सोर्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी, ठीक। मेगास्थनीज के बारे में मतलब ऐसे जानकारी होगी आप लोगों को, या ना तो सुन लीजिए आप थोड़ा बहुत। एक यूनानी शासक था सेल्यूकस, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हराया था। सेल्यूकस ने फिर अपना एक दूत भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका, जिसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, मूल कॉपी उसकी उपलब्ध नहीं है इंडिका। लेकिन उस समय बाद में बहुत सारे यूनानी यात्री भारत आते थे, वो सब इंडिका का भी रेफरेंस देते थे, जैसे स्ट्रोबो है, प्लिनी है, जस्टिन है, प्लूटार्क है, एरियन है, ये सब बाद के यूनानी यात्री हैं। तो इन सब ने भी इंडिका का उल्लेख किया है। सबकी जानकारी के आधार पर एक इंडिका की तस्वीर बनाई, इंडिका में क्या क्या कहा गया था। जो मूल रचना है उसकी वो लॉस हो गई है, बट मौर्य काल को जानने का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। जब आप पढ़ेंगे ना अभी क्लास में या हम लोग किताब में भी पढ़ेंगे आप, तो 80% बातें चाणक्य के आधार पे, 4-5% बातें मेगास्थनीज के आधार पे, और 15-20% बातें अशोक के अभिलेख के आधार पे। 1-8% में सब आ जाता है, विष्णु पुराण, राज तरंगिणी, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूं, जब कोई भी किताब पढ़ेंगे आप देखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू किसको मिला, चाणक्य को, फिर किसको मिला, अशोक के अभिलेख को, तीसरे नंबर पे मेगास्थनीज को। अब इंटरेस्टिंग बातें बहुत सारी बता रहे हैं अपनी किताब में, किताबों में लिखा रहता है भारत के लोग बड़े सादगी वाला जीवन जीते थे, नैतिक रूप से बड़े ऊंचे थे। भारत के लोग शिव और कृष्ण की पूजा करते थे। यहाँ के लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, बस ऐसे ही चले जाते थे कहीं आते जाते थे। भारतीय समाज 7 भागों में बटा हुआ था। पटना के बारे में बहुत कुछ बता रहा है, प्रशासन के बारे में बता रहा है। ये सारी बातें उल्लेख हैं किताबों में, नोट्स में। जो आपको नोट्स दिया गया उसमें इंडिका को लेकर अलग से पूरा एक हाफ पेज का वो बना दिया गया, उसमें स्टडी मटेरियल में इंडिका के बारे में अलग से पूरा परिचय दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग चलते हैं राजनीति। लिखिए आप, मौर्य युगीन राजनीति। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो शासकों के बारे में पढ़ेंगे हम, थोड़ा परिचय लेंगे यहाँ पे हम, जरूरी है अशोक का खास करके, और प्रशासन पढ़ेंगे।
राजनीति में दो चीजें और आ जाएंगी, जैसे मौर्यों का उदय कैसे हुआ, तो इसको लेकर के बहुत क्लैरिटी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के एकदम से दावे से नहीं कहा जा सकता है ये किस वर्ण से थे, किस जाति से थे, है ना। बहुत सारे सोर्स कहते हैं क्षत्रिय थे, इनके पिता जो थे मोर पालने वालों के मुखिया रहे होंगे, है ना। ठीक है, अब उसमें जाना भी नहीं, आपका काम भी नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है एग्जाम में। मौर्यों का पतन कैसे हुआ उस पर भी अलग अलग मत है। दो चार कॉन्सेप्ट मैं लिखवा दूंगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन हमारा फोकस होने वाला शासकों के बारे में और प्रशासन के बारे में, उसमें भी अशोक फोकस मेन है हमारा। ठीक, मौर्यकालीन राजनीति ये तो लिखवाई दिया था आपको हमने, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। पहला लिख लें आप, चंद्रगुप्त मौर्य। तीन सौ बाईस ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। मतलब चिल्ड करना है या नहीं, चिल्ड मतलब और टेम्परेचर कम करना है बढ़ाना है, ठीक है। एक बार जरा देखिएगा, कुछ मदद करिएगा उनको, ठीक है। चलिए लिखिए, हम लोग इस पे बात करें। चंद्रगुप्त के बारे में ज्यादा देखो, अभी जब मैं प्रशासन पढ़ाऊंगा ना, उस प्रशासन से हम चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ कह जाएंगे, हम अशोक के बारे में भी अलग से पढ़ना नहीं है हमें बहुत, है ना। चार छह ऐसी बातें जो प्रारंभिक परीक्षा में काम आ सकती है या समझ बनाने के लिए थोड़ा। पहला पॉइंट में लिखेंगे आप, मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें आप, चाणक्य। चाणक्य, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चाणक्य चंद्रगुप्त का सलाहकार एवं प्रधानमंत्री। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त के सलाहकार, प्रधानमंत्री, शिक्षक सब थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप कि चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक, ठीक है। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण स्थापित किया और फिर धनानंद को पराजित कर मगध पर नियंत्रण, फिर धनानंद को पराजित कर मगध पर नियंत्रण। ठीक, लिख लिया आपने। एक अपने स्टूडेंट हैं रमजान आलम साहब, ये लिख रहे हैं, सर हर्यंक वंश आपने नहीं पढ़ाया। अभी पीछे हमने समझाया था इनको कि तुम पूछने का तरीका बदलो तुम लोग पहले तो, ठीक है। पूछते सर हर्यंक वंश कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। सर आपने नहीं पढ़ाया। ऐसे लोगों को मैं सुपर योग्य मानता हूं, जिनको ये पता है कि मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग टाइम खराब क्यों करते हैं फिर क्लास में आकर के। राइट और रॉन्ग, ठीक कह रहा हूं ना मैं। यदि आपको डिसाइड करना है कि मैं सब जानता हूं, तो फिर आपको पढ़ना नहीं चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए। आपको, आप किस्मत वाले हैं कि भी आप क्लास में नहीं हैं आप।
मतलब बड़ी दिनों से इच्छा कर रही है कि मैं बैठ के पढ़ूं मैं, है ना। ठीक, आप कहाँ पढ़ के आ गए हैं, ठीक है। अब फिर बोलेंगे खान सर का फाउंडेशन बैच हमने किया है, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, है। कोई और नाम ले लेंगे तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगा फिर तो मैं, ठीक है। जिस वंश के बारे में ठीक से पता नहीं उसके बारे में क्यों पढ़ना। हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, हम थोड़ी उसके लिए पढ़ते हैं हम लोग। हमने बस एक क्रम बना लिया, हरियंक वंश ये शासक हैं बस। आपको जानने की इच्छा तो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, उनके बारे में 10-20 बातें बताई गई, पढ़ लीजिएगा आप। जिसके बारे में आज तो कोई सवाल नहीं पूछा गया, जब भी पूछा गया तो कल्चर बेस्ड पूछा जाता है। क्यों? वहां तो श्योर है, बाकी चीजों में हम श्योर नहीं है। तो हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठा के लिए नहीं पढ़ते हैं। और किसी सर ने आपको पढ़ाया होगा तो उनका चरण छू लीजिएगा जाकर के, ठीक है ना। आईएएस के लिए, हाँ बीपीएससी के लिए यदि आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिए आप। देखो तस्वीर एकदम साफ है, मैं आईएएस की क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक। बीपीएससी के लिए यदि आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए आप, कुछ और जानना तो जान लीजिए आप। उतना हम लोगों ने अपने मैटर में दे रखा है, आईएएस के लिए नहीं पढ़ना है। बस जान लेना कि हाँ एक वंश था, ऐसे शासन किया था इसने। तो आलम साहब जो हैं बीच में जगाने का काम हमें कर रहे हैं। सर आपने जो सिलेबस लिखाया है वही है ना। अरे कितना पढ़ोगे मुकुल तुम, आप पढ़ाइए, छोड़ दीजिए इन लोगों के स्टूडेंट को। अरे मैं भी टाइम ही काट रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है कभी कभी। 1-1.25 घंटे से मैं लिखाया जा रहा हूँ, तो थोड़ा सोचा मनोरंजन कर लूँ मैं भी, ठीक है ना। बच्चों को ब्रेक मिल जाएगा 2-4-5 मिनट, ठीक है। अब 1-1.25 घंटे से तो मैं लिखा ही रहा हूँ ना आपको, तथ्य पे तथ्य, तथ्य पे तथ्य, है ना। तो आपका लिखते रहना बहुत जरूरी है बीच बीच, ठीक है। गुफा अभिलेख, यस, वो कला के साथ मैं उल्लेख करूंगा हितेश, ये मैंने बता दिया था आपको, है ना, करूंगा उल्लेख उसका मैं, ठीक है। नोटेड। तो सभी लोग मैं क्या पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा हूं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। तभी हमने बताया था कि आपको नहीं पढ़ना है ये। पर कभी कभी क्या होता है, अचानक से मन करता है चलो आज क्लास कर लेते हैं, स्क्रीन ऑन करते हैं। मैं क्या बताऊं, खान सर ने जो, मैं इसके पहले बहुत आराम से 50-100-200 बच्चों को पढ़ाता था मैं, है। सब आमने सामने होते थे, ठीक। सर आप आइए, आपकी बहुत जरूरत है, आप चलिए आप, ठीक है। जहां जाते उसी को मोटिवेट कर देते हैं। हम लोग नहीं सर, मुझे लग रहा है कहाँ कितना पढ़ाएंगे आप, नहीं आप चलिए, आपकी बहुत ज़रूरत है। और ये हमारे आलम साहब जो हैं, ठीक है, पूरा क्लास किया करो तुम लोग, है ना, हर बात ठीक से सुना करो, आज भी समझाया हमने। तुम जब भी कुछ पूछते हो ना, मतलब देखो ये मंच होना चाहिए था केवल डाउट्स के लिए होना चाहिए था तुम्हारा। मैं तो हूँ को देख भी ले रहा हूँ, बहुत सारे टीचर तो देखेंगे भी नहीं, ठीक है। अभी आगे आगे आप देखोगे मैं देख भी लेता हूँ थोड़ा बहुत, क्यों, मेरे मन में हमेशा रहता है कोई सवाल, जैसे किसी बच्चे ने पूछा अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं इसको, अब देखो वो अच्छा सवाल था एक, ठीक है। तो मैं तो देख भी लेता हूँ, मुझे लगता है पढ़ने वाले बच्चे तो हैं ही ना कम से कम हर जगह। मुझे पता है इसके बाद कोई नहीं देखने वाला है ऑनलाइन स्क्रीन। क्या गलत कह रहा हूँ क्या मैं? इसके बाद ऑफ हो जाएगा, इनको तो पता है ही, सारे बैच में बैठे रहते हैं। या तो टीचर देखेंगे नहीं या पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे तो उसको क्यों। कोई भी टीचर जब पढ़ाने आता है ना, सवाल हमेशा सिमेट्रिक रिदम में होना, जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं वहां होना चाहिए, ठीक है। सवाल हमेशा एक रिदम में, क्यों, टीचर हमेशा प्लान करके बताने आएंगे आपको। अचानक से हड़प्पा में क्या हुआ था, मतलब ठीक है ना, तो कोई भी उत्तर नहीं करने वाला जो अच्छा टीचर होगा, उसी समय उसकी बात हो जाती। हाँ, अब मुझे ये नहीं पता है कि ऑनलाइन बच्चों के लिए कोई क्या कोई टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब एकेडमिक असिस्टेंस है या नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है अभी कि कोई एकेडमिक सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता उन्हें अलग से कोई सवाल पूछने पे, आई डोंट नो, ठीक है ना अभी, ठीक है। बट सवाल ये है कि अब फीस वीस इतना कम है कि वो, ठीक है, क्या उसमें सर करेंगे, कितना करेंगे वो, ठीक है। वो तो उसका जो रेंट होता है वो नहीं निकल पाता है कई बार तो, ठीक है। जो अपलोड होने के जो खर्चे होते हैं वही बहुत होते हैं, मतलब। तो उसका एक तरीका हमने बताया कि क्लास में जो भी टीचर पढ़ाएंगे ना,
सब अनुभवी हैं, वो जितनी बात बताएंगे वो सब समझा देंगे आपको। यदि कुछ मिस कर गए हैं तो दूसरी बार आपको जरूर मिल जाएगा वहां पे, आप घबराइएगा नहीं। ऑफलाइन में एक सुविधा है कि आप कभी भी पूछ सकते हैं क्लास के बाद। आमतौर पे क्लास के बीच में हम लोग यहाँ भी कहाँ बात करते हैं क्या हम लोग बातचीत नहीं करते, जरूरत नहीं होती ना, हम तो पढ़ते जा रहे हैं उसको। फिर कोई जरूरत है तो आप बात कर लीजिए आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उत्तर पश्चिम भारत को जीता, फिर धनानंद को पराजित किया और फिर मगध पे कब्जा और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अगला पॉइंट लिखें। लिखें, चंद्रगुप्त का एक विशाल भूभाग पर नियंत्रण था। चंद्रगुप्त का एक विशाल भूभाग पर नियंत्रण था। लिखें कि पूर्व में बंगाल, पश्चिम में महाराष्ट्र गुजरात, पश्चिम में महाराष्ट्र गुजरात, कॉमा देके लिखेंगे इसी में आप, दक्षिण में कर्नाटक, दक्षिण में कर्नाटक, दक्षिण में कर्नाटक और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के कुछ भूभागों पर भी नियंत्रण था। ठीक, जैसे कंधार में अशोक अभिलेख जारी कर रहा है ना, तो आप देखोगे बहुत बड़ा इलाका, आप इधर बांग्लादेश का इलाका ले लो, आप इधर के कुछ कुछ इलाके को ले लो आप, ये सब मौर्यों के पास है। विशाल साम्राज्य का कहा जाता है चंद्रगुप्त ने ही, ठीक है, ये निर्माण किया था। इसी में लिखेंगे आप अगला पॉइंट। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों में अशोक ने केवल कलिंग को जीता था। कलिंग को जीता था, अर्थात विशाल साम्राज्य का निर्माण चंद्रगुप्त के समय ही हुआ था। ठीक है, तो एक छोटा सा परिचय चंद्रगुप्त का है, जिसमें एक बड़े साम्राज्य का निर्माता के तौर पे इसको याद किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें इसी में। देखिए, चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज आया था। यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज आया था। ठीक, नेक्स्ट लिखें आप। लिखें, यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त को
सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस कहा गया है। यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा गया है। जितने यूनानी लेखक हैं ना अपनी किताब में लिखते हैं सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त के लिए। देखिए सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान ठीक पहचान चंद्रगुप्त से की थी। ठीक है, बाकी एक और बता ही चुका हूं, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है इसके शासन के अंतिम वर्षों में अकाल आया था, तो ये भी मतलब जैन भिक्षु की तरह इसने शरीर संलेखना के द्वारा शरीर का त्याग, ऐसा जैन सूत्रों में बताया गया है, बट पूरे प्रमाणिक नहीं कि ऐसा ही किया होगा। ठीक है, तो इसका उल्लेख हम लोग कर चुके हैं कि ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, तो एक चंद्रगुप्त का परिचय हो गया। चंद्रगुप्त के बाद लिखें आप बिंदुसार। बिंदुसार यह है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। ठीक, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस 2 पॉइंट लिख लें आप। एक लिखें आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक, और एक और पॉइंट लिख लें आप, सीरिया से डाइमेकस नामक राजदूत, सीरिया से डाइमेकस नामक राजदूत इसके दरबार में आया था। ठीक है, सैंड्रोकोटस हमने बता ही दिया, चंद्रगुप्त को कहा गया। और बहुत सारी कहानियां वगैरह ऐसे आपको मिलेंगी इसमें, बट कुछ काम का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बिंदुसार ने अपना शासन ठीक ठीक किया। इसके बाद अशोक की बारी है शासन करने की, है ना। देखिए आप अशोक, दो सौ बहत्तर ईसा पूर्व, कभी कभी 69 भी लिखा रहता है, सो 232 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब देखो अशोक के बारे में छोटा सा परिचय मैं पहले दे चुका हूं आपको, कि एक तो कलिंग को जीता था, मैंने आपको बता ही दिया अशोक के बारे में। ठीक, कुछ कुछ बातें हैं सुनने योग्य बातें हैं, ऐसा नहीं कि एकदम उसको याद रखना पकड़ के। बौद्ध साहित्य में ऐसा कहा गया है कि अशोक जो है बड़ा क्रूर था, मतलब बड़ा हिंसक था। 99 भाइयों की हत्या करके ये गद्दी पे बैठा था। एक बौद्ध स्रोत है दिव्यावधान, उसमें कुछ ऐसा उल्लेख है कि अपने 99 भाइयों का, बाकी जितने स्रोत है नहीं बताते कितने भाई रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा हुआ है, प्रारंभिक जीवन में शैव धर्म को मानता था, ये सारी बातें उसमें मेंशन है। ठीक, केवल इसने कलिंग को जीता था, बाकी सब क्षेत्र इसको विरासत में मिले थे, तो जीतने की से कुछ खास जरूरत नहीं पड़ी। अशोक इतिहास में क्यों जाना जाता है? अपने उदार नीतियों के कारण। ठीक है, अपने उदार नीतियों के कारण, सहिष्णुता के कारण, बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण। ठीक है, अशोक की गिनती न केवल प्राचीन काल में बल्कि भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में होती है। तो अशोक के बारे में इस तरह की बातें कुछ हमें लिखे, ऐसे चलते फिरते कभी सुन लिया, ठीक है। अब किसने 99 भाइयों की हत्या की थी, है ना, ये सब काम नहीं करना है हमें। ठीक है, जो प्रमाणिक नहीं, हाँ इसके भाई वगैरह थे, विद्रोह वगैरह होते थे, विद्रोह का दमन होता था, कुछ ऐसे ऐसे उल्लेख वगैरह मिलते हैं थोड़े बहुत। अब जो हम बताने जा रहे हैं अशोक की नीति, ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिखें आप,
कि भारतीय, पहला पॉइंट लिखे, भारतीय इतिहास में अशोक की गिनती एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में होती है एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में होती है। लिखें, इसका मुख्य कारण है अशोक की नीतियां जिसे आज भी प्रासंगिक माना जाता है। जिसे आज भी प्रासंगिक माना जाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी नीति थी इसकी कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप जरा, है ना, लिखते चलें आप इसमें। एक लिखें आप कि अहिंसा की नीति पर बल, अहिंसा की नीति पर बल, कौमा, उत्तराधिकारियों को युद्ध न करने की सलाह, उत्तराधिकारियों को युद्ध न करने की सलाह। ठीक है, अशोक की बार बार इस पे चर्चा होती है, देखो, और क्यों रेलिवेंट है। हम लोग भी आज अपनी विदेश नीति में, ठीक है ना, अब जब संविधान पढ़ेंगे तो देखेंगे आप, उसमें साफ साफ कहा गया है कि हम शांतिपूर्ण संबंधों में विश्वास, संविधान में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी आज लाओस में पूर्वी एशिया सम्मेलन में अपना स्पीच दे रहे थे। लाओस में ईस्ट एशिया समिट हो रहा है, वहां भी उन्होंने कहा कि हम उस देश से हैं जहां युद्ध को पसंद नहीं किया जाता, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। जब वो ये बात बोल रहे हैं, आज भी उन्होंने बोला है, तो वहां पे ऑब्वियस है अशोक और बुद्ध जैसे विचारक रेलिवेंट हो जाते हैं। तो यहां हम उस पॉइंट को निकाल रहे हैं जिसके कारण अशोक को आज भी हम बहुत रेलिवेंट मानते हैं। ठीक, अहिंसा की नीति पर बल, इसने कहा कि देखो, आप युद्ध के माध्यम से जीतोगे तो आप लंबा अस्थायी नहीं होने आपकी जीत। ठीक है, और पशु हत्या वगैरह पे भी रोक लगाए, अलग बात है, बट एक शासक इस तरह की पॉलिसी की बात कर रहा है जो उस समय बहुत शक्तिशाली है। इतने विशाल साम्राज्य उसके पास हैं, विशाल सेना उसके पास है, फिर भी वो कह रहा है कि युद्ध के रास्ते पे जीत अस्थायी नहीं होती है। अगला पॉइंट लिखें आप, प्रजा के प्रति समर्पण के कारण, प्रजा के प्रति समर्पण के कारण, ठीक, आप जैसे पॉइंट आपको याद होगा मैं लिखवाया था कि मैं कोई भी काम करता हूं, प्रजा का मेरे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज से मुक्त होने के लिए करता हूं। सभी प्रजा मेरी संतान है, मैं कहीं पर भी रहूं प्रजा के बारे में मुझे जानकारी। देखो, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रजा वत्सल शासक बहुत कम मिलेंगे आपको। राजा का काम होता है आपको सुरक्षा देना केवल। जिन शास्त्रों की बात की जाती है उसमें सुरक्षा पे ज्यादा बल है। टैक्स राज्य इसलिए नहीं लेती है कि भाई आप बस सुरक्षा की बात, बाकी आप अपना जीवन जीते रहिए। तो अशोक बार बार ये बात कह रहा है, अलग अलग अभिलेख में कह रहा है। तो प्रजा वत्सलता के कारण, प्रजा के प्रति समर्पण के कारण अशोक की गिनती भारतीय इतिहास के अद्वितीय शासक में होती है, अभूतपूर्व। ठीक है, यूनिक शासक माना जाता है अशोक को। तो एक्सप्लेन करना होगा तो सारे एग्जाम्पल इसमें लिख दीजिएगा जो पीछे हमने लिखा है, आपको समझ में आ रही बात ना। अशोक को क्यों गिनती क्यों की जाती है सबसे महानतम शासकों में। अगला पॉइंट लिखें, कल्याणकारी कार्यों के कारण, कल्याणकारी कार्यों के कारण
ठीक है, लिख लें आप इसमें, जैसे सड़कों का निर्माण, ठीक है, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण, कुआं का निर्माण, कोमा, चिकित्सा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था इत्यादि कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब निशुल्क था। जैसे इसने बहुत सारी सड़कें बनवाई, रुकने के लिए जगह बनवाई, कुआं का निर्माण करवाया, लोगों को आने जाने में आसानी हो, पेड़ लगवाए, इसने खुद कह रहा है, और पशुओं तक के लिए निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था। तो शासक बहुत कम आपको प्रजा का कल्याण करते हुए, ठीक है, तो इस तरह की नीति, इसके लिए अशोक को अलग से फिर याद किया जाता है। अगला पॉइंट लिखें आप, अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा करना। अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा करना, ठीक है। इसने मतलब एक अभिलेख में लिखता है, जिन कैदियों का अच्छा व्यवहार है उसको रिहा करिए आप, यानी न्याय को मानवीय बनाने का प्रयास। ये सब आज का कॉन्सेप्ट है, आज हम देखते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप एक और, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बावजूद बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बावजूद, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बावजूद, लिखें, सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव, सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव, ठीक है। मतलब एक भी ऐसा नहीं मिलेगा एविडेंस कि धर्म के आधार पर यह भेदभाव कर रहा हो। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप, विभिन्न देशों में, विभिन्न देशों में धर्म प्रचारकों को भेजने के कारण भी ठीक है, विभिन्न देशों में धर्म प्रचारकों को भेजने के कारण भी अशोक को याद किया जाता है। ठीक, एक और पॉइंट लिखें आप, विविधता युक्त समाज में, विविधता युक्त समाज में लोगों से एक ऐसे आचार संहिता, एक ऐसे आचार संहिता पर आचरण करने के लिए कहता है, के लिए कहता है, जिससे समाज में सद्भाव बना रहे। जिससे समाज में सद्भाव बना रहे।
जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसी को कहा जाता है धम्म, धम्म नीति, अशोक की धम्म की नीति। उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो अशोक की गिनती क्यों महत्वपूर्ण शासक में कभी इस तरह की बात आ जाए आपके सामने, तब इस तरह का स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। ठीक, सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसको ध्यान रखना है, समझना है। और इसमें देखो, जब आप बहुत मजबूत होते हैं ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ताकत का प्रदर्शन करें आप, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाएं जब लोग जुड़ते हैं तो तनाव कम होता है। ताकत से समस्या का समाधान करेंगे तो तनाव बना रहता है हमेशा, कभी भी देखिएगा आप। तो ऐसा नहीं था कि अशोक ने सेना को भंग कर दिया या धमकाना छोड़ दिया था, ऐसा नहीं था। ऐसा भी पढ़ के ऐसा नहीं लगे अशोक ने शासन करना, ऐसा कुछ नहीं किया था। शासन मजबूती से कर रहा था, 1 इंच जगह नहीं छोड़ी थी उसने, अपने सेना को बना के रखा था। ये एक शासक की पॉलिसी है, एक तरफ पूरे ताकत को बनाकर चल रहा है, दूसरी तरफ वो सोच रहा है कि ताकत से फिर समाज में अस्थायित्व नहीं आएगा, राज्य को अस्थायित्व नहीं, हम क्यों ना बेहतर समाज का निर्माण करें हम। और ऐसी कोई भी कोशिश बहुत अच्छी कोशिश मानी जाएगी। ठीक, आज की चर्चा हम यहीं तक रखेंगे, हमें भी थोड़ा कहीं जाना है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है, और आप सबको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं अग्रिम, एंजॉय करिए। ठीक है, कल हम लोग मिले, कल कह रहे हैं सॉरी, घबराइएगा नहीं, सोमवार को हम लोग मिलेंगे। ठीक है ना, ग्रुप तो आपका बन गया होगा ना, सूचना तो उस पर आती होगी। हाँ ठीक है, रिवीजन करिएगा, आपके पास 2 दिन का मौका है, आज को ले ले तो 3 दिन का मौका मान लीजिए आप। 6-8 घंटे पूरा आप एंजॉय करिए, जो घूमना फिरना हो दशहरा मनाइए, रिवीजन करिएगा। अगले वीक में कभी भी टेस्ट आपका होगा, क्लियर ना, कभी भी टेस्ट होगा आपका अगले वीक में, आप उसके लिए तैयार पूरी तरह से रहिएगा। सब्जेक्टिव के लिए तो देखो जो चल रहा है आपका, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिएगा इस बार। कहां तक आपको तैयार रहना है, अशोक के अभिलेख तक बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, अभिलेख, साहित्य नहीं कह रहा हूं मैं आपको, पीछे का सारा टॉपिक और अशोक का अभिलेख। देखो अभी क्या है ना, नया जोश है, युवा तुर्क हैं आप सभी, एक बार याद हो गया तो कॉन्फिडेंस आपका हमेशा रहेगा कि हाँ इतना याद है हमें। ठीक है, बाकी हम लोग बातचीत जारी रहेगी और पढ़ते रहेंगे, राइटिंग वाइटिंग पे भी बात हम लोग करेंगे बीच में एक बार अच्छे से। अभी बहुत सारी टेक्निकल बातें राइटिंग के बारे में बतानी है आपको, कर लेंगे आपसे हम बात। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।